नमस्कार मेरे दोस्तों। फ्री मीडिया के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केवल श्रम सुधार अपर्याप्त। आर्थिक सुधारों के समर्थक करीब 3 दशक से मांग कर रहे हैं कि देश में लागू नाना प्रकार के पुरातन, कड़े और प्रक्रियाओं में उलझे श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। करीब 2 दशक पहले यशवंत सिन्हा जब वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कुछ बदलावों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन व्यापक आलोचना के बाद उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़े। लोकसभा में शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार पर पहले दिन से यह आरोप लगता रहा कि उसने देश के श्रम कानूनों में बदलाव नहीं किया। 3 दशक से यही दलील दी जा रही थी कि इन कानूनों में बदलाव न होने के कारण श्रम आधारित उद्योग पनप नहीं पाए, जबकि अन्य एशियाई देशों में कानूनों में बदलाव का सकारात्मक असर दिखाई दिया। अब श्रम कानूनों में वे बदलाव हो चुके हैं जो सुधारों के हिमायती चाहते थे। 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समेट दिया गया। वेतन भत्तों से संबंधित कानून पिछले वर्ष पारित किया गया था, जबकि कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को लेकर 3 संहिताएं गत माह संहिताबद्ध हुई। ये संहिताएं कारोबारियों को कर्मचारियों की छंटनी आदि के मामले में अधिक स्वतंत्रता देती है, जबकि श्रम संगठनों के प्रतिनिधित्व के दावे की एक बार फिर परीक्षा होगी, क्योंकि हड़ताल और तालाबंदी अब मुश्किल हो गए हैं। 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को उस स्थायी आदेश की आवश्यकता भी नहीं जो कर्मचारियों के आचरण मानक से संबंधित हैं। सरकार को भी इस बात की काफ़ी स्वतंत्रता दी गई कि वह उद्योगों को संहिताओं के दायरे से बाहर रख सके और उनके कामकाज की सीमा तय कर सके। एक तरह से संसद ने सरकार को इस विषय में पूरा अधिकार दे दिया कि वह जो चाहे करे। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक अध्यादेश के जरिए नियोक्ताओं को कुछ श्रम कानूनों को छोड़कर अन्य से मुक्त करने का प्रयास किया। केंद्र ने एक 178 रुपये रोजाना का राष्ट्रीय बुनियादी वेतन तय कर दिया। न्यूनतम वेतन इससे कम नहीं हो सकता। 26 कार्य दिवस के हिसाब से यह 4,628 रुपये मासिक होता है। वैसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश राज्यों का न्यूनतम वेतन इस विसंगतिपूर्ण स्तर से ऊपर है। कई नई संहिताएं अतिरिक्त रोजगार मुहैया करा के परीक्षा में खरी उतरेंगी। यह सवाल बाद में। पहले हमें यह मानना होगा कि इन्होंने समकालीन हकीकत को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आसान किया। इनमें कई जगह आपराधिक दायित्व समाप्त किया गया और उनकी जगह जुर्माना चुकाने की व्यवस्था की गई। तयशुदा अवधि वाले कर्मचारियों, अनुबंधित श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल कर संहिताओं का दायरा भी व्यापक किया गया। फिर भी असल परीक्षा होगी रोजगार वृद्धि, खास तौर पर संगठित क्षेत्र में जहां उत्पादकता ज़्यादा और वेतन भत्ते बेहतर होते हैं। बुनियादी लक्ष्य है व्यापक फैक्ट्री रोजगार, जिनमें जूते और कपड़े तथा मोबाइल फ़ोन जैसे उत्पाद तैयार होते हैं। इसके बाद घरेलू और निर्यात बाजार के लिए भी वस्तुएं तैयार होनी चाहिए। चीन इनमें से कुछ गतिविधियां छोड़ रहा है जिनमें हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा वेतन लागत तथा अन्य कारणों से कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। अब तक वियतनाम, बांग्लादेश, अन्य देश इसमें लाभान्वित हुए हैं। भारत में इसमें हिस्सा चाहता है और वह विनिर्माण को
बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। यदि यह तरीका कारगर रहा तो हर कोई प्रसन्न होगा। यदि नाकामी हाथ लगती तो यह कहा जाएगा कि श्रम सुधार आवश्यक है, लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल इतने से काम नहीं बनने वाला, बल्कि इसके साथ अन्य सुधारों की भी आवश्यकता है, जो फैक्ट्री की जमीन, परिवहन और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत आदि को कम कर सके। हालांकि क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करना जटिल मसला है। इसके साथ ही कर तथा अन्य कानूनों की मनमानी व्याख्या समाप्त करनी होगी और रुपये की विनिमय दर का प्रबंधन करना होगा। यदि हम ये सारे कदम उठाने में नाकाम रहे तो इसका अनचाहा परिणाम सामने आ सकता है। उच्च उत्पादकता वाले काम को बढ़ावा देने और वेतन का स्तर बढ़ाने के बजाय श्रमिकों का मौजूदा मेहनताना और कम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ी है, नई क्षमताओं में निवेश नहीं हो रहा। ऐसे में जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए।